अभी तक आपका मगध कंप्लीट हो गया। अब भारत में मगध जब कंप्लीट हो रहा है, इसी टाइम पे ध्यान रखो, भारत में आक्रमण होने वाला है, पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत में 2 विदेशी आक्रमण होंगे। और यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितने भी आप आगे आक्रमण देखने वाले हो, मतलब मध्यकालीन भारत तक जितने भी आक्रमण देखने वाले हो, चाहे आपका अकबर हो, चाहे आपका मोहम्मद बिन कासिम हो, मतलब अकबर मतलब मुगल जो भी आते हैं, ये सब आप देखोगे इनका आने का रास्ता एक ही है। ठीक है, तो आप सबसे पहला इतिहास मतलब प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किस देश से था? एक चीज ध्यान हो, जो मैं यहां लिखवाता रहा हूं वो साथ साथ लिखते रहना चाहिए। ये किताब बंद कर लो, किताब है ना, यहां से कोचिंग से जाने के बाद किताब पढ़ने में बहुत टाइम रहता है आपके पास। ठीक है, प्राचीन भारत में जो सबसे पहला आक्रमण होता है विदेशी, कौन सा होता है? ईरानी आक्रमण। ठीक है, जो कि बहुत कम आपको पढ़ाया जा रहा होता है, बहुत कम जगह आपको ऐसा इसके बारे में जानकारी दी जा रही होती है। ठीक है, तो पहला जो आक्रमण होगा प्राचीन भारत का, उसका नाम है ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण। ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण। अब इसके पीछे ना कहानी समझना, यहां से आपको एक ज्योग्राफी समझ में आएगी भारत की। अगर आपको यहां पर भारत की ज्योग्राफी नहीं पता है तो ये आप समझ नहीं पाओगे बिना ज्योग्राफी के। कैसे? ये क्या है, देखो भारत का मैप है इधर, ये भारत का आपने मैप बनाया, और मैप बनाने के बाद हम किस भारत की बात कर रहे हैं? जो अखंड भारत है। किस भारत की बात कर रहे हैं? अखंड भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया है, जिन लोगों ने ज्योग्राफी क्लास करी है, यहां पर क्या है, इस तरफ क्या है? अरब सागर है, अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखो सभी टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बिना एक दूसरे के समझे एंशिएंट हिस्ट्री जब जब पढ़ोगे आपको ज्योग्राफी आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, तभी आप समझोगे। उत्तर में क्या है आपका? ये वाली रेंज कौन सी है? ये जो रेंज जा रही है यहां से आपके, ये कौन सी रेंज जा रही है? क्या है ये जो आ रही है? हिमालयन रेंज है, हिमालय। यहां क्या है आपका? हिमालय, हिमालय पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, मतलब सॉरी आपकी हिमालय श्रेणी है, विंध्याचल तो यहां पड़ती है आपकी। तो ये हिमालय श्रेणी, हिमालय के हमने कितने भाग पढ़े? 4 है। सबसे नीचे कौन सा है आपका? शिवालिक, उसके ऊपर लघु, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर ट्रांस, 4 भाग है सबसे। अब एक नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई भी देश, अब ईरान कहां पर है? ईरान यहां कहीं पड़ रहा है, ईरान देश यहां पर है, यहां है ईरान कहीं। अब अगर इन इन लोगों को भारत पर आक्रमण करना है तो कौन से इनके पास रास्ते बचते हैं? अगर ये लोग इधर से होते हुए आते हैं, नीचे से होते हुए, तो कहां से आना है? सागर से होते हुए आना पड़ेगा। अगर ये लोग ऊपर से आते हैं तो कहां से आना पड़ेगा? पहाड़ चढ़कर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर से घूम के आएंगे तो भी आपको समुद्र में ही जाना है। तो इनके पास एक ही रास्ता कौन सा बचता है आपका? ये वाला। ये कौन सी दिशा बचती है आपकी? ये कौन सा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी? दक्षिण। और ये आपकी पश्चिम। तो ये कौन सा बन गया? उत्तर पूर्व। अब ये जो रास्ता बचता है, सॉरी हाँ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक मात्र बचता है पैदल आने का। एक ही रास्ता है जहां से कोई भी आक्रमणकारी भारत में आ सकता है। यहां से भारत में पहला एक आक्रमण शुरू होगा उत्तर पश्चिम रास्ते से, और सारे आक्रमण इसी रास्ते से होंगे। अब ये स्थान ऐसा बन जाएगा, ये जैसे ही थोड़ा सा उभर के सही होकर खड़े होते हैं, तुरंत इन पर आक्रमण हो जाता है। इसलिए यहां पर कभी भी कोई ताकतवर शासक नहीं स्थापित हो पाया। सपोज कि जैसे किसी देश की इकोनॉमी अभी थोड़ी थोड़ी सही हुई है, तुरंत वहां पे कोई ना कोई हमला कर दे, फिर थोड़ी सी इकोनॉमी सही हो फिर हमला कर दे, फिर थोड़ी सी इकोनॉमी सही हो फिर हमला कर दे।
तो क्या होगा, वो कभी भी स्थिर हो नहीं पाएगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हाल क्या है, पाकिस्तान या तो पाकिस्तान किसी के ऊपर हमला कर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर देता है। ये लगातार क्या है, वो किसी ना किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। तो उससे क्या, जैसे ही थोड़ी सी इकोनॉमी उसकी अच्छी होती है तो उसकी स्थिति तुरंत उसे लगता है कि उसके पास 4 रुपए आ गए, अब उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं। जैसा जब छोटे छोटे थे तो 10-5 रुपए आपको मिल गए और विदा में कोई 10 रुपए दे गया तो आपसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है पूरे उसमें, घर में पूरे में चोड़ के घूम रहे हो। खैर अब तो तुम बड़े हो गए लड़के, अब लड़कों को तो बड़े होने के बाद विदा मिला नहीं करती। विदा किसे मिलती है, लड़कियों को मिलती है बड़े होने के बाद, लड़कों को कोई विदा नहीं मिलती। कुछ भी करो, कितना भी करो, कितना पानी पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, खाना खिलाओ, जाके लास्ट में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं आपको कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। अच्छा चलो अच्छी बात है, रिश्ते मिलते हैं, रिश्ते, बस रिश्ते वाले जब आएंगे ना वो कहेंगे हाँ भाई लड़का सही है, रिश्ता करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रास्ता कैसा हो जा रहा है आपका, उत्तर पश्चिम का जितने भी आक्रमण होंगे इसी रास्ते से होने वाले आपके। ठीक है, अब जो भारत पर पहला आक्रमण हो रहा है कौन सा है, ईरानी। अब यहां पर ईरान में एक वंश है, यहां एक वंश स्थापित होता है, हकमनी वंश, हकमनी वंश। ठीक है, हकमनी वंश है जो ईरान में स्थापित होगा और यह वंश भारत में क्या करने वाला, पहला विदेशी आक्रमण करने वाला। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। अब आप एक चीज समझ लो, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, ये समथिंग समथिंग जो बात है ये आपके 500, मतलब ये जो हकमनी वंश स्थापित होता है 558 ईसा पूर्व में होता है, 58 ईसा पूर्व में, और ये भारत पर आक्रमण करते हैं 516 ईसा पूर्व के आसपास। तो समझ लो भारत पर, मतलब भारत की जब आ जाते हैं तो भारत की जो लोग खोज का, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जो लिखा गया है कि भारत की खोज किसने की, पुर्तगालियों ने की। तो भारत की खोज किसी पुर्तगालियों ने नहीं की थी, उन्होंने बस एक नए रास्ते की खोज की थी जो समुद्री मार्ग था, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब ये रास्ता जब यहां से एक नॉर्मल चीज है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद कुछ लोग तो यहाँ रह के जाएंगे, कुछ यहाँ अपनी संस्कृति देके जाएंगे, कुछ हमारी संस्कृति लेके जाएंगे, कुछ रिश्तेदारियां जुड़ेंगी, कुछ आना जाना चलेगा, कुछ व्यापार स्थापित होगा। तो इन लोगों को जिस चीज की मांग भारत से होगी भारत से लेके जाएंगे। अब यही तो रास्ता है ना जो यहाँ से भारत में पुर्तगालियों को आने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ के जो मसाले हैं कहां तक पहुंच रहे हैं, इन देशों तक पहुंच रहे हैं, ईरान और यूनान तक पहुंचेंगे। अब यही मसाले आगे चले कहां तक पहुंचेंगे, यूरोप तक पहुंचेंगे। अब यूरोप के लोग क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर फिर, कि हम कैसे इन मसालों को खुद लेके आ जाए, खुद इन चीजों का व्यापार कर ले। तो यही चीज आगे चलकर एक नए रास्ते की खोज करवाती है जो कि समुद्री मार्ग है, जिसकी खोज कौन करता है, वास्को डी गामा करता है। और है जी, वो गलती से हुई थी। उससे पहले 10 साल पहले 1488 में कौन आ गया था, बार्थोलोमा दियाज आ गया था, दक्षिण अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होकर। ठीक है, जो हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में देख चुके हैं। तो यहां पर एक वंश स्थापित होता है, हकमनी वंश। ठीक है, इसका संस्थापक है साइरस सेकंड, इस वंश का संस्थापक है साइरस सेकंड, साइरस सेकंड या साइरस द्वितीय। ठीक है, पूछा गया कई बार भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किस वंश ने किया था, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, या भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस देश ने किया था, या किस शासक ने किया था। 3-4 क्वेश्चन समझ मारे, 3, हकमनी वंश, साइरस सेकंड, ईरानी या फारसी, आपकी ये चीज है। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना आपके, क्योंकि आगे चल के एक चीज मिलने वाली है आपको, यहां से खारोष्टी लिपि का विकास होगा, यहां से आपके अरामाइक, और ये 2 आक्रमण जो होंगे भारत में, ईरानी और यूनानी, ये लिपि देके जाते हैं भारत में, खारोष्टी और आपके अरामाइक लिपि, जिनके स्तंभ लेख मिलेंगे अशोक के साम्राज्य में। ठीक है, अब ये क्या होता है, मिला जुला रूप होता है भाषा का। ठीक है, अब साइरस सेकंड जब भारत ये स्थापना करता है हकमनी वंश की, तो ये अपने वंश को स्थापित करने में थोड़ा काम करता है। भारत पर जो आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण जो करता है उसका नाम है डेरियस प्रथम। इसी वंश का एक राजा है डेरियस, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसने भारत पर सफल पहला विदेशी आक्रमण किया था। भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण करने वाला शासक कौन है, डेरियस प्रथम, भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण। अब भारत ही क्यों, ये भारत पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं। एक तो भारत की स्थिति यहां पे ये ध्यान रखना, ये जो हम 558 516 के आसपास दौर बढ़ रहे हैं, तो भारत में पहला वंश आ रहा है कौन सा, हर्यक वंश, जो केवल कहां पर है, यहां पर। हर्यक वंश कहां पर है आपका, इस वाले एरिया में, मगध।
मगध में। इसके अलावा भारत में छोटी छोटी शक्तियों में विभक्त है। भारत पूरा छोटी छोटी शक्तियों में विभक्त है, छोटी छोटी साम्राज्यों में बटा हुआ है, कोई भी बड़ी शक्ति भारत पर नहीं है। अब एक चीज ध्यान, ये जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं एक कारण होता है भारत पर एक विशाल शक्तिशाली जो साम्राज्य की स्थापना होती है। क्यों? जब अगर देखो, आप जब तक आपस में लड़ोगे, जब तक आपकी किसी भारतीय से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जब आपकी किसी भारतीय व्यक्ति से लड़ाई होती है तो क्या करते हो, आप लोग इकट्ठे हो जाते हो। यही परिवार का एक परिवार हो गया। अगर यही हम गांव की बात करें, गांव में आपस में आप कितने भी लड़ लो, लेकिन अगर किसी दूसरे गांव का कोई दूसरे गांव से आके आपके गांव के ऊपर हमला करना शुरू करे तो पूरा गांव इकट्ठे होता है। इसी तरह आप जिले पे चले जाओ, इसी तरह स्टेट पे चले जाओ, इसी तरह आप देश पे चले जाओ। जब ये छोटे छोटे राज्य हैं तो इसलिए इन पर आक्रमण करने कोई भी आ जा रहा है, लेकिन जब इन्हें पता चल रहा है कि हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण हमारे ऊपर आक्रमण कोई भी कर दे रहा है, तो उससे अच्छा तो एक है कि एक संयुक्त रूप से शासक बन जाओ। इन्हीं सबके आक्रमण के कारण एक नया साम्राज्य स्थापित होता है, जिसे मौर्य साम्राज्य कहते हैं आपके आगे चल के। ठीक है, इसने भारत के कौन से क्षेत्र को जीता था? ये जीत लेता है भारत के गंधार वाले क्षेत्र को, गंधार तक्षशिला। ठीक है, इसने भारत के गंधार वाला जो क्षेत्र है, तक्षशिला अफगानिस्तान, तक्षशिला गंधार, जो गंधार है, इस क्षेत्र को जीत लिया था। गंधार जो तक्षशिला है इसे जीत लेता है और इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाता है। यह भी पूछा गया, गंधार को जीतकर इसने कौन सा प्रांत बनाया? इसे 20वां प्रांत बना दिया अपना, 20वां प्रांत बना दिया। तो ईरान का ये आपका डेरियस प्रथम का 20वां प्रांत कौन सा था? गंधार, जो भारत, इस ध्यान रखना ये भारत में पड़ता है उस दौरान। ये अफगानिस्तान किसमें पड़ता है उस दौरान? अखंड भारत में, अखंड भारत में पड़ता है उस दौरान आपके। ठीक है, दूसरा एक चीज पूछी गई, ईरान के कितने प्रांत थे? तो ईरान के अगर प्रांत पूछ ले जाए तो ईरान के जो प्रांत हैं, ईरान के 23 प्रांत थे, 23 प्रांत। उन 23 में से जो गंधार है ये आपका 20वां प्रांत था। यहां से अब इसे प्राप्त क्या होता था? यहां से इसे जो प्राप्त होता था, उस टाइम की जो मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा है, उसे जो बोला गया है आपके टैलेंट स्वर्ण, टैलेंट स्वर्ण। इसे आपके 360 इस प्रांत से, जो भारत के गंधार से इसे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। ठीक है, इसे भारत से 360 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी प्रति वर्ष। इसलिए इसने इस पर आक्रमण करके इसे अपने अंदर कर लिया। अब नॉर्मल चीज है भाई, शासक ये टैक्स किसे देंगे? तक्षशिला वाले जो ईरान जिसके अंदर काम करेंगे उसे टैक्स देंगे। वो टैक्स के रूप में इसे क्या मिल रहा है? 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है। और अब नॉर्मल सी चीज और भी क्या आगे, अब जैसे जैसे ये लोग भाई एक लंबे समय तक शासन करा इन्होंने, लंबे समय तक इनकी सेना यहाँ रही, गंधार तक्षशिला। अब होगा क्या, जब कोई, आप एक नॉर्मल चीज समझना, अगर जैसे आप अभी कहां यहां से रहने वाले हो, ठीक है, आप कहां जाते हो घूमने? जम्मू कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर जाते हो घूमने और समथिंग समथिंग महीने भर रहकर आते हो, तो मेरा मानना है महीने भर जब आप वहां रहोगे तो वहां की संस्कृति से परिचित हो जाओगे। जब संस्कृति से परिचित होगे तो वहां के खान पीन से भी परिचित होगे, रहने सहने से परिचित होगे। जब रहने सहने, खान पीन, कुछ उनकी फसल पद्धति होगी उनसे परिचित होगे, उनके पहनावे से परिचित होगे, तो आप क्या करोगे? उनकी कुछ चीजें अपने यहां लेकर आ जाओगे, उनकी कुछ संस्कृति होगी अपने यहां लेकर आ जाओगे। और जैसे आप वहां रहोगे कुछ अपनी संस्कृति ने देखा होगे। जैसे ही हम नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, जम्मू कश्मीर में जूले जूले करते हैं, जूले जूले। ठीक है, अब जूले जूले उन्हें पता है। अब लेकिन ये पता कब चला? जब यहाँ के लोग वहां गए, वहां के लोग यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि हाँ एक संस्कृति का आदान प्रदान। अब जैसे कि आप, ये संस्कृति का ही तो आदान प्रदान है। आज आप जो इडली डोसा खाते हो, इडली डोसा खा रहे हो, संस्कृति का ही तो आदान प्रदान है। इडली डोसा क्या ये आपके जो हम नॉर्थ इंडिया है इसका खान पीन है? नहीं है। कहां का है? दक्षिण भारत का है। ठीक है, आपका पिज्जा खाना हो गया, पिज्जा क्या भारत की है? नहीं है। पिज्जा कहां से आया? इटली से आया भारत में। पिज्जा इटली से भारत में आ रहा है। तो हमने क्या एक तरह से संस्कृति का तो आदान प्रदान है। इसमें पहनावा भी हो गया। क्या भारत का पहनावा शुरू से जींस का रहा? भारत का पहनावा जींस का तो है ही नहीं, जींस टी शर्ट शर्ट का पहनावा है। लेकिन ये कहां से आया? जब भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया, उनका पहनावा था, तो हमने क्या उनका पहनावा ले लिया। कुछ पहनावा हमारा वहां ले गए। वो भारत का पहनावा क्या था? पहले धोती कुर्ता टाइप में, ठीक है, या कुर्ता पजामा, ये भारत का पहनावा था।
ठीक है, तो ये क्या है, एक संस्कृति का आदान प्रदान है, एक संस्कृति का आदान प्रदान है, जो कि जब ये लोग भारत में रहते हैं, इससे भारत की संस्कृति में आदान प्रदान। भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा क्या भारत की है, लेकिन हमने भाषा को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजी को अडॉप्ट कर लिया ना, हमने गोद ले लिया ना अंग्रेजी को। आज हिंदी में आप कितना भी अच्छा बोल लो और अंग्रेजी में 4 लाइन बोल दो कोई व्यक्ति, आपने किसी को इंप्रेस करने में घंटे भर हिंदी में समझाया उसे, और किसी ने आकर 4 लाइन बोली इंग्लिश में, वो इंप्रेस होकर चलते बने, आप देखते रह गए। होता मैं इंग्लिश सीखो नहीं, मैं बता रहा हूं कि चीजें क्या है। तो इसी तरह से जब ईरानी भारत में आए तो भारत में एक नई लिपि का विकास होगा, ठीक है, जिसे बोला गया आपका ईरानियों से जो प्रभाव हुआ, प्रभाव में भारत में इनका प्रभाव क्या था, अरामाइक लिपि, अरामाइक लिपि से, अरामाइक लिपि, ठीक है, अरामाइक लिपि जो है आपकी, अरामाइक लिपि से भारत में खारोष्टी लिपि, खारोष्टी लिपि का विकास, ठीक है, और यही बाद में आगे चलकर ये इसी से बाद में ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। अब क्यों ये ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, खारोष्टी लिपि, ये मैंने यहां पे क्यों लिखवाई है, क्योंकि आप जैसे ही मौर्य साम्राज्य में एंटर करोगे आपको स्तंभ लेख मिलने वाले हैं, आपको शिलालेख मिलने वाले हैं आगे पढ़ने के लिए। उन शिलालेखों की भाषा किसी की अरामाइक लिपि है, किसी की ब्राह्मी लिपि है, किसी की आपकी खारोष्टी लिपि है। तो कई बार इनसे क्वेश्चन क्या बना है, ये जो अरामाइक लिपि है इसका विकास कहां से हुआ, खारोष्टी लिपि का विकास कहां से हुआ, ठीक है, या ब्राह्मी लिपि का विकास कहां से हुआ, या क्या भारत की मूल लिपि है, नहीं है, इनकी ये किसकी देन है, किसका प्रभाव है, ईरानियों का भारत में प्रभाव था, ठीक है। इसलिए इतना मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे आपके स्तंभ लेख मिलेंगे आगे चल के। एक चीज और मिलेगी आपको यहां पर, स्तंभ, स्तंभ, हाँ, जो कि आपके अशोक के समय जब आप पढ़ोगे स्तंभ लेख पढ़ोगे, 14 स्तंभ लेख बड़े, सॉरी 14 शिलालेख, 7 स्तंभ बड़े इंपॉर्टेंट है। अब स्तंभ बनाने की, स्तंभ क्या होता है, ऐसा नहीं कोई स्तंभ बना खड़ा कर दिया, स्तंभ क्या, एक स्तंभ होगा, उस पर जो नियम कानून है वो लिखे जाएंगे। पहले जो संविधान था, मतलब आज जो संविधान है आपको क्या है, किताबी भाषा में लिखा हुआ मिल रहा है, उस टाइम किताबी भाषा में ना लिखकर जो राजा के नियम कानून है वो क्या करेगा, स्तंभ पर गढ़वाकर जगह जगह राज्यों में लिखवा देगा कि जो अभी सम्राट है वो अशोक है या चंद्रगुप्त मौर्य है, जो भी है, उनके नियम कानून ये है, इतना % आपको टैक्स देना है, इतना आपको ये करना है, ये उनके नियम कानून चलते हैं। तो स्तंभ की जो परंपरा थी, स्तंभ की परंपरा में ईरानी पारंगत थे, पारंगत थे, मतलब स्तंभ बनाने की जो प्रक्रिया भी कहां से ली हमने, ईरानी से ली है। स्तंभ लेख की जो अशोक के शिलालेखों में जो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, वो कहां से आपको प्रभाव दिख रहा है, सारा का सारा ईरान से दिख रहा है। तो ईरान में आपका कौन सा वंश, हकमनी वंश, ठीक है, हकमनी वंश है जो कि भारत पर आपका पहला आक्रमण करेगा, जिसकी स्थापना आपका जो 558 ईसा पूर्व के आसपास स्थापना होती है इसकी, हकमनी वंश की। भारत पर पहला जो आक्रमण करता है, सफल आक्रमण, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, ठीक है, ये शासक बनता है आपका 516 ईसा पूर्व में, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे, ये शासक बनता है कब, 516 ईसा पूर्व में, सफल आक्रमण करने वाला, ठीक है। इसने किसे जीता, गंधार तक्षशिला, कहां पड़ता था, अफगानिस्तान में पड़ता था। इसे कौन सा प्रांत बनाया, अपना 20वां प्रांत बनाया। ईरान के कुल कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे। जो 20वां प्रांत था गंधार, इसे क्या प्राप्त होता था, 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा इसे यहां से प्राप्त होती थी। अब होता क्या है फिर कि जैसे ये भारत पर आक्रमण कर लिया, भारत पर इसने यहां शासन कर रहा है, इसी यहां शासन करने के कारण इसका ईरान में प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, ये उतना अच्छा शासन नहीं कर पा रहा होता है। मतलब इसका क्या होगा, ईरान में इसके शासन में इसके लोग ही इससे गद्दारी कर जाएंगे। जब इसके लोग इसके गद्दारी करेंगे, जब इसका वहां पर ईरान में शासन समाप्त होता हुआ दिखेगा, तो ये तक्षशिला को छोड़कर वापस कहां चला जाएगा, ईरान चला जाता है, वापस ईरान चला जाता है। तो उसके बाद फिर यहां पर कौन द्वारा, भारत के ही छोटे शासक होते हैं, वो शासन करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला आक्रमण होता है भारत में,
वो है आपका यूनानी आक्रमण। अगला आक्रमण है भारत में यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण वही सेम रास्ता होगा। बस इसे थोड़ा सा बना लो रफली, ठीक है। इधर यहां आपका क्या है, ईरान है, और यहां आपका यूनान है। यूनान, ये कौन सा, ईरान। अब होता क्या है, जैसे यहां पर एक वंश की स्थापना होती है, इसी तरह से आपके यूनान में एक वंश आता है, ठीक है। यूनान में आपके यूनान के मकदुनिया में, यूनान का एक शहर पड़ता है मकदुनिया, शहर है यहां पर एक आपका मकदुनिया, ठीक है। मकदुनिया में एक शासक आता है फिलिप। फिलिप, फिलिप का ही पुत्र है सिकंदर, ठीक है। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण कौन है आपका, यूनान में आपका मकदुनिया एक शहर पड़ता है, उसका शासक कौन है, फिलिप। फिलिप का पुत्र है कौन आपका, सिकंदर, जो कि शासक बनता है 359 ईसा पूर्व में। फिलिप शासक बन जाता है 359 ईसा पूर्व में, ठीक है। 359 ईसा पूर्व में एक शासक बनता है कहां का, मकदुनिया का, और 339 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी जाती है। 329 329 ईसा पूर्व में, 39 नहीं 29 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर देते हैं। अब जब इसकी हत्या होती है 329 ईसा पूर्व में, जब इसकी हत्या होती है, तो सिकंदर होता है इस समय 20 साल का केवल। इस समय इसकी जो आयु है, जब ये हत्या हुई, इसकी आयु थी इस दौरान 20 वर्ष। तो 20 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है कहां का, मकदुनिया का। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर शासक बनता है मकदुनिया का। जब मकदुनिया का शासक बनता है सिकंदर, तो ये एक इच्छा जाहिर करता है अपने गुरु से कि मुझे विश्व विजेता बनना है। सिकंदर कह रहा है, जो 20 वर्ष का लड़का है कभी, कि मुझे विश्व विजेता बनना है। गुरु कौन है सिकंदर के, बहुत पूछा जाएगा, अरस्तु, ठीक है। अगर अरस्तु के गुरु पूछ लिया जाए तो कौन है, प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो। और प्लेटो के गुरु पूछ लिया जाए तो सुकरात। नमस्ते जी, ठीक है। अरस्तु, देखो सिकंदर के गुरु कौन, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन, प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन, सुकरात। ये सभी लोग कौन है, दार्शनिक और अपने टाइम के महान दार्शनिक और महान वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति रहे, ठीक है। सबके आप सिद्धांत पढ़ते हो अलग अलग बुकों में, सबने कुछ ना कुछ थ्योरी दी ही है अपने टाइम पे, ठीक है। अब जो इनके गुरु हैं अरस्तु, उनसे इन्होंने एक इच्छा जाहिर की, मुझे विश्व विजेता बनना है। और विश्व विजेता आप कैसे बनोगे, बात यह है भाई, विश्व विजेता बनने के लिए तो इन्होंने कहा ठीक है कि कुछ शिक्षा दीक्षा दी जो भी था, और अपना गुरु का आशीर्वाद लेकर सिकंदर क्या है, निकल चुका है कहां सर, भारत, यहां से आपके यूनान से। अब यहां से होते हुए ध्यान रखना, सिकंदर जिस भी देश से होता हुआ गुजर रहा है, जिस भी देश से होता हुआ गुजरेगा सिकंदर, उससे क्या करता जाता है, ये युद्ध लड़ता हुआ जाता है। सिकंदर करता क्या है, स्टार्टिंग में बहुत छोटी सेना लेकर निकलता है। एक छोटी सेना थी कुछ इतनी की, जो हिसाब से युद्ध लड़ सके, ज्यादा बड़ी सेना लेकर नहीं निकला था, लेकिन जिस देश से भी युद्ध कर रहा था उससे जीत ही जाता था। अब जीतना क्यों था, इसका जीत ही क्यों रहा था, कि जीतने के पीछे कारण था इसका दृढ़ संकल्प। क्योंकि इसने कभी हारने के बारे में सोचा ही नहीं था, इसने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे ताकतवर कोई व्यक्ति होगा जो मुझे हरा सकता है। इसने एक ही चीज सोची, मुझे जीतना है। इसने दृढ़ संकल्प लिया, आशीर्वाद लिया गुरु का, और युद्ध करने के लिए निकल चुका। जिस देश में भी इसने हमला किया, एक चीज बता दूं मैं छोटी सी तुम्हें, सिकंदर ने उस समय के विश्व का 60% हिस्सा जीत लिया था, ठीक है। उस समय का जो पूरा विश्व था उसका 60% हिस्सा सिकंदर जीत चुका था, केवल और केवल 13 वर्षों में। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु में निकला यहां से निकलने के बाद जिस भी देश पर ये हमला कर रहा है जाकर, उसे हरा ही दे रहा है युद्ध में। हराने के बाद इसका एक तरीका था शासन करने का। इसका एक तरीका यह था कि मुझे शासन खुद नहीं करना। अब इसने क्या किया, तुम्हें हरा दिया। हराने के बाद ये क्या कर रहा है, वहां का जो शासक है या तो इसके आगे नतमस्तक हो जा रहा है, क्योंकि एक सोच बहुत बड़ी चीज है। जब ये सोच इस पूरे विश्व में पता चल रही है कि वो एक राजा है, कोई एक व्यक्ति निकला है, यही सोच निकला है, उसे विश्व विजेता बनना है। अब विश्व विजेता बनने के लिए आदमी दिमाग में चीज, या तो मारेगा या मर जाएगा।
इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो एक आपकी सोच से सामने वाला व्यक्ति डर जा रहा है एक तो आधे लोग तो इससे इसलिए डर जाते थे, इसके आगे आत्मसमर्पण कर देते थे। करता है भारत का एक शासक है आम्बी, जो तक्षशिला का शासक होगा, वो इसके सामने आत्मसमर्पण करेगा। तो जब जितने भी देशों से युद्ध करता हुआ निकला है, वहां की जो सेना होती थी उस सेना को अपने साथ लेता था। जब उसने हरा दिया, हराने के बाद जब सीधी बात वो हार चुका है, अब राजा क्या कहेगा, आपको जो करना है वो कर लो मेरे साथ। तो ये सिकंदर क्या करता, उसे मारता नहीं था, बहुत कम इसने राजा को मारा जिंदगियों में। युद्ध के दौरान जो मारे गए, युद्ध के बाद जो संधि हुई समझौते हुए, उसमें दो चीज होती थी। ये कहता था कि शासक मेरे मतलब शासक मैं तुम्हें ही बना दूंगा, तुम काम किसके अंतर्गत करोगे, मेरे अंतर्गत। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, अपना साम्राज्य पुनः मिल जाए हारने के बाद भी, तो क्या ही चाहिए आपको। तो सभी राजा खुशी होते थे। अब इसके बदले कि भाई तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, सिकंदर से पूछा था, मुझे इसके बदले चाहिए आपकी सेना चाहिए। ठीक है, सपोज कि अगर ये स्टार्टिंग में मतलब 100 लोगों को लेकर निकला होगा, एक राज्य पे हमला करा, वहां पे 200 सेनापति थे या सेना में थे, उसे हरा दिया, 200 सेना किसके अंतर्गत आ गई, वो सिकंदर के अंतर्गत आ गई। इसी तरह अगले पे गया, 200-300 तो हो सकता है 1000 हो गई हो, 1000 से 10,000 हुई होंगे वो। इस तरह इसके पास एक बहुत विशाल का सेना होगी थी। अब इसी तरह चलते चलते जब ये भारत की तरफ आता है, यहां तक्षशिला मतलब तक्षशिला पड़ता है यहीं पे, ठीक है, और यहां क्या है आपका मगध, भूलना मत मगध। मगध पर इस समय शासन किसका चल रहा है, नंद वंश का। मगध पर इस समय शासन किसका आ चुका है, नंद वंश का। और इस समय शासन किसका था मगध पर, हर्यक वंश। जब ईरानी आक्रमण होगा और जब यूनानी होता है, तब उस समय भारत में शासन जाता है किसका, नंद वंश का। तो यहां ये आक्रमण करता है आपके अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का शासक है यहां पे इस दौरान आम्बी। अब आम्बी इसके बारे में इतना सुन चुका था ना कि भाई सिकंदर है, विश्व विजेता है, इसके सामने आज तक कोई व्यक्ति रुक ही नहीं पाया, जिसपे भी इसने आक्रमण करा उसे जीत ही लिया है। होता है ना कई बार आपके सामने किसी व्यक्ति के बारे में भोकाल बनाया जाता है, यार वो व्यक्ति बहुत तगड़ा है, वो पैसे में है या ताकत में है या पढ़ने में है। अब आप उससे अगर किसी आपके सामने बार बार किसी के बारे में बार बार बोला गया है, तो ये मान लो कि आधा तो आपको पहले ही हरा दिया गया है कि वो व्यक्ति ऐसा है, बहुत खराब है, उसकी हैबिट बहुत बेकार है। आपको नहीं पता है कैसा है, कैसा है, आपने लड़ने का भी नहीं सोचा, आपने पूछने का भी नहीं सोचा, आपने दूसरे सुन के मान लिया। बस दूसरे सुन के मानने के बाद आपने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही यहां पर आपका सिकंदर आता है आक्रमण करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर आम्बी क्या कहता है कि भैया मुझे नहीं लड़ना, मैं तुम्हारे लड़ने लायक नहीं हूं, मेरी इतनी औकात नहीं मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। तो ये क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आम्बी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। अब जैसे ही आम्बी ने आत्मसमर्पण करा, तो अब वही सिकंदर की तो एक सोच है, सिकंदर को मारना थोड़ी है शासक, क्योंकि उसे सेना खड़ी करनी है बहुत बड़ी। क्यों, सिकंदर को एक चीज पता चल चुकी है जब तक यहां आया है कि भैया मगध में एक शासक है नंद वंश चल रहा है, और इसका शासक है धनानंद, और इतना क्रूर शासक है कि इसके पास इस समय की सबसे बड़ी सेना है। कितनी सेना थी, 2 लाख की पैदल सेना, 20,000 की घुड़सवार, 3,000 की हाथी सेना, 2,000 की रथ सेना। इसकी जानकारी सिकंदर को थी कि सिकंदर अगर किसी के ऊपर आक्रमण करेगा तो उसके बारे में पहले जानकारी कर लो, बिना जानकारी करे अगर आक्रमण करोगे तो मारे जाओगे। तो इसकी जानकारी हो चुकी। तो आम्बी ने जैसे आत्मसमर्पण करा, तो सिकंदर ने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, शासक तुम ही यहाँ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेना दे दो। ठीक है, अब जैसे इससे सेना ली, अब इससे आगे पहुंचता है पंजाब, पंजाब वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया। पंजाब का शासक है पोरस। ठीक है, पंजाब का शासक है पोरस। पोरस आम्बी के अकॉर्डिंग बहुत कमजोर शासक है, समझना। पोरस जो है आम्बी के अकॉर्डिंग कमजोर शासक है, लेकिन इसने कभी भी, अरे ये शासक है आपके झेलम से, आपके इसका जो शासन चलता था, इसका शासन था मतलब शासन क्षेत्र झेलम नदी से आपके चिनाब नदी के बीच तक का क्षेत्र, इस बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता था वो इसी का अंतर्गत आता था। अब ये, लेकिन ये क्या करता है, इसने आम्बी की तरह घुटने टेकना नहीं सीखा। इसने इस तरह नहीं करा कि भैया हाँ कि जगह कितनी आई, 4,000। बहुत से लोग फॉर्म कितने पड़ चुके, 10 लाख। अब बहुत से लोग ऐसे ही है कि 10 लाख सोच के ही फॉर्म नहीं डालते कि क्या हो गया 10 लाख में फॉर्म डाला है, तो 10 की जगह 12 लाख भी डाल दो, मुझे क्या मतलब उस चीज से, मुझे तो 4,000 में एक जगह चाहिए, वो 3,999 चाहे किसी और की हो सकती है, मेरी एक चाहिए।
मुझे मतलब ही नहीं 10 लाख से। तो इसने वो वाली नीति अपनाई जैसे कि जो एक स्टूडेंट अपनाता है। ठीक है, मुझे नहीं मतलब 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख भीड़ है इसमें, मुझे मतलब इस चीज से केवल मुझे जगह चाहिए, मैं एक ले लूंगा। तो इसने क्या करा पोरस ने कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ताकतवर सही पोरस ये सिकंदर, कितना भी महान शासक सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे युद्ध लड़ना है और मैं इससे युद्ध लड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक युद्ध होता है आपका 326 ईसा पूर्व में, झेलम नदी का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध जो होता है आपका 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? सिकंदर वर्सेस पोरस। ठीक है, झेलम नदी को हाइडेस्पीज भी बोला गया है। यूनानी ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं इसका नाम, तो यूनानी ग्रंथों में इसका नाम लिखा गया है हाइडेस्पीज, इसलिए से आपको कई बार झेलम का युद्ध न लिख के हाइडेस्पीज देते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध। तो ये लिखा हुआ है यूनानी ग्रंथों में झेलम को। अब इसके बीच में जो युद्ध होता है, जब यहां युद्ध होता है तो एक तो देख कर आ रहा है सिकंदर की, एक ने तो उसका नाम सुनते ही आत्मसमर्पण कर दिया, एक भले एक छोटा सा शासक है लेकिन इसने क्या करा पोरस ने कि पोरस पे युद्ध लड़ने आते थे। दूसरा क्या, अब यहाँ पे नदियों के बीच में बटा हुआ, पंजाब कितनी नदियों के बीच में बटा हुआ है? 5 नदियों के बीच में मिलन स्थल है, तो इसलिए इसे थोड़ा आसान पड़ रहा था। लेकिन अंततः एक लंबे समय तक युद्ध करने के बाद हार किसकी हो जाती है? पोरस हार जाता है। लेकिन वही चीज कि अगर आप आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कम से कम लड़के हार जाओ। ठीक है, अगर लड़ते लड़ते हारोगे तो आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। इसे हमेशा कायर शासक पढ़ा गया है, आम्बी को इतिहास में कायर शासक लिखा हुआ है किताबों में। आप जब इतिहासकारों की बुक पढ़ोगे उन्होंने लिखा है साफ साफ कायर इसे, और इसे एक महान शासक लिख दिया पोरस को। केवल कितनी सी बात पर, केवल इतनी सी बात पर कि इसने युद्ध लड़ लिया, सामना कर लिया। ठीक है, अगर लड़ते लड़ते हारे तो क्या है? आपका महान शासक कहला गया। अब सिकंदर एक चीज समझ गया कि यार एक छोटा सा शासक था, कौन? पोरस। कहां का? पंजाब का। और युद्ध कब हो गया? 326 ईसा पूर्व में। इससे जब मेरा युद्ध हुआ, क्या इसे हराना मुझे इतना मुश्किल पड़ गया? इसे हराना मुझे इतना मुश्किल पड़ गया कि मुझे युद्ध कई महीनों चल गया। अब अगर मैं यहां से आगे जाता हूं, कहां? मगध, तो मगध के पास तो इस टाइम का सबसे खतरनाक शासक है नंद वंश का, जो कौन है? धनानंद है, जिसके पास कितनी सेना है? 2 लाख की पैदल सेना। अब जैसे इसे पता चला कि एक छोटा सा शासक भारत का इतना खतरनाक है, और मैंने गलती क्या कर दी, अगर मैं उधर चला गया मगध की तरफ, नंद वंश से लड़ने के लिए चला गया, तो ऐसा ना हो जाए जो मेरा इतिहास विश्व विजेता जिसे सिकंदर कहा जा रहा है, शायद वो ना लिखा जाता। और हो भी सकता था अगर सिकंदर नंद वंश पे जाकर आक्रमण करता तो 99.99% चांस यही था सिकंदर हार जाता। उसका बड़ा कारण क्या था? मैंने मगध की आपको भौगोलिक स्थिति पढ़ाई थी, 3 तरफ से किससे? नदियों से घिरा हुआ। नीचे से कौन? विंध्याचल श्रेणी पर आपके छोटा नागपुर पठार पर, जिसका फायदा किसे मिलता? हमेशा नंद वंश के शासकों को मिलता। तो इसलिए सिकंदर की सेना, अब यहाँ पे जैसे ही पता चलता है, जिससे आगे बढ़ने की बात कहता है, सिकंदर अपनी सेना से बहुत कहता है, खड़े होकर समझाता है, उनमें जोश भरने की कोशिश करता है कि अरे आप डर क्यों रहे हो, डरो मत, हारो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम जीतेंगे जरूर। लेकिन सिकंदर की सेना के साथ समस्या क्या हुई? अब ये बहुत लंबे समय से निकला हुआ था घर से, क्योंकि ये निकला है कब? 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में निकला है। अब 20 वर्ष की आयु में जब निकला है तो युद्ध लड़ते लड़ते हम कहां तक आ चुके हैं? 326 में। ठीक है, तो ये शासक इसे समथिंग निकले हुए घर से 10-5 साल हो चुके थे। अब एक चीज ध्यान है, जो यहाँ की जलवायु है वो ठंडी जलवायु है, ये जो जलवायु है ठंडी जलवायु है। ठीक है, ये ठंडी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। अब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, इन्हें गर्मी सहन नहीं होती, ना तो गर्मी सहन होती, ना बरसात सहन होती। ठीक है, और ना ही ठंड की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कहने। ठीक है, तो एक तो समस्या क्या पैदा हो रही थी? समस्या पैदा हो रही थी एक आपकी कि जो इसकी सेना थी, सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, से मना कर दिया, कह दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे इससे आगे, क्योंकि एक छोटा सा शासक था पोरस, उसने हमारी से आधी सेना कर दी, वहां चले गए तो वैसे मारे जाएंगे। तो इसकी सेना ने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, इसने बहुत कोशिश की समझा दूं, लेकिन नहीं माने। जब नहीं मानी सेना तो इसके पीछे कारण क्या थी? जलवायु परिवर्तन। दूसरा क्या, जब लंबे समय से घरों से निकली हुई सेना थी तो इसे क्या हो रही थी? घर की याद आ रही सेना को, घरों की याद आनी शुरू हो चुकी सेनाओं को। भाई आपको भी याद आती है ना किसी की, तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी चीज है, याद आ ही जाती है। अब जिनका कोई होगा याद करने वाला, उन्हें तो याद आ ही जाएगी। अब जिनका कोई नहीं है विपिन की तरह,
तो उन्हें कौन याद आ रहा है, वो तो कहता है मुझे कहीं भेज दो। ठीक है, तो इस सेना को क्या हो रहा है, इसकी सेना को घर की याद आ रही है। ठीक है, घर की याद आ रही है। जैसे कि आपको 3 से 4 घंटे होते हैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे, आपको एक चीज याद आती है, मैंने बहुत देर हो गया मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, तो आपको 4 घंटे में याद आ जाती है। सोचो ये तो कई सालों से बाहर निकले हुए थे, तो भाई नॉर्मल चीज है, घर की याद आ रही थी, जलवायु परिवर्तन थी, दूसरा क्या, खाना पीना, खान पीन चेंज हो रहा था। तो सिकंदर ने फिर एक फाइनली एक चीज सोची कि जब सेना हाथ खड़े कर रही है बिल्कुल, तो अब फायदा क्या है कि वापस लौट लेते हैं यहां से, फायदा यही है यहां से वापस लौट लेना। ठीक है, तो होता क्या है, सिकंदर की सेना 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना वापस हो गई। अब क्वेश्चन एक बना है कि ये भारत में कितने समय तक रही थी, कोई बता सकता है? सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा था? 19 वर्ष। एक कॉमन सेंस लगाओ कि 326 और 329, वैसे भी यहां पे 4 साल हो रहे हैं, 19 माह किताब में देख के बताया जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सिकंदर की सेना भारत में केवल 19 महीने रहती है, ध्यान रखना, 19 माह तक सिकंदर की सेना भारत में रही। भारत में, ठीक है, इसका कई बार क्रम पूछ लिया गया है, आने का क्रम, किस वर्ष आए किस वर्ष गए। ठीक है, तो इसकी जो सेना थी 327 में चली थी, 326 में भारत आई, 325 में वापस भारत से चली गई। 327 में ईसा पूर्व में सेना चली, 326 ईसा पूर्व में भारत आई, वह 325 ईसा पूर्व में भारत से चली गई। ठीक है, 327 ईसा पूर्व में चली, 326 में आपके भारत आई, 325 में भारत से इसकी सेना चली गई थी। इस तरह भारत में केवल और केवल 19 महीने तक सिकंदर की सेना भारत में लेटती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके, बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, अब सिकंदर की जब सेना वापस भारत से लौटती है, तो ये क्या करता है, अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है। जब सिकंदर की सेना भारत से लौट रही है, तो सेना को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक हो गया थल सेना, दूसरी होगी जल सेना। ठीक है, अब दोनों के नेतृत्व करता अलग अलग थे। एक का नेतृत्व करता है आपके सेल्यूकस, जो स्थल सेना है, जो थल या स्थल, इसके नेतृत्व करता थे सेल्यूकस। और जो जल सेना थी, इसके नेतृत्व करता थे निरेकस, निर्याकस, हाँ निर्याकस या निरेकस, इसका नेतृत्व कर रहे थे निर्याकस। ठीक है, तो इस तरह से इसने अपनी सेना बांट दी थी। अब होता क्या है भाई, जब सिकंदर यहां से चला है, ठीक है, अब जब वापिस जा रहा है, तो इसे है ना, आपकी एक बीमारी हो जाती है भारत के जंगलों से जब निकलता है। ठीक है, भारत में खाना पीना ज्यादा खाने से डायरिया जैसी इसकी बीमारी बन जाती है। इसे डायरिया की भयंकर बीमारी भारत ने इसे उपहार में दी थी कि आप भारत आए, आपने भारत में इतना कुछ करा, तो हमारी तरफ से कुछ उपहार स्वरूप ले जाओ। तो इसे हो जाती है किसकी बीमारी, डायरिया की। तो 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में डायरिया बीमारी की वजह से, डायरिया की वजह से बेबीलोन में इसकी मृत्यु। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, बेबीलोन में इसकी। और मैंने आपको कुछ चीज बताई थी बेबीलोन में, हमने शायद एक चीज पढ़ी थी अभी जब हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे। बेबीलोन में कुछ है, 7 अजूबों में से एक है बेबीलोन में, कुछ कोई बताएगा? 7 अजूबों में से बेबीलोन में क्या है जिसमें आपका ताजमहल आता है? विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल आता है।
तो इसमें बेबीलोन में भी कुछ है क्या, बताओ। झूलता हुआ बगीचा विश्व के 7 अजूबों में से इसमें है आपका 7 अजूबों में से यहां पे आपका झूलता हुआ बगीचा। ठीक है, ये आपके है बेबीलोन जो पड़ता है आपका कहां पड़ता है बेबीलोन, यही आपके ईरान है। नहीं नहीं नहीं, साउथ में क्यों भाई, वापस हो रहे हैं इधर से, ऊपर वाले रास्ते से वापस हो रही है, साउथ का क्या मतलब पड़ा इनका। ये तो यूनान इधर आपके यूरोप यूरोप सॉरी ईरान में, ईरान के आसपास पड़ेगा कहीं पर बेबीलोन, कि अभी यहां से वापस लौटेगा ये सिकंदर। 2 शहर बसाता है, 2 नए शहर भी बसाएगा। एक तो शहर बसाता है अपने घोड़े के नाम पर और एक अपने सेनापति के नाम पर। ठीक है, 2 शहर बसाता है आपका ये। एक आपका बहुकेफला, बहुकेफला जो था इसके घोड़े का नाम था। ठीक है, बहुकेफला ये क्या है, इसके घोड़े का नाम है, नाम इसके नाम पर शहर बसाया। और दूसरा है एक आपका निफिया, निफिया। ठीक है, ये इसका सेनापति था, इसके नाम पे भी क्या करता है, एक शहर बसाता है। 2 नए शहर बसाता है, कौन कौन सा, बहुकेफला और आपका निफिया। बहुकेफला इसके घोड़े का नाम है और निफिया इसके सेनापति का नाम है। इन दोनों के नाम पर इसने क्या करा था, आपके शहर बसाए थे। ठीक है, इससे भारत में इसका फायदा क्या होता है, जब ये भारत में आता है, इससे भारत में गंधार शैली का विकास होता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव प्रभाव इसका प्रभाव है गंधार शैली का विकास। पढ़ते हैं गंधार शैली हम, हाँ जी गंधार शैली पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आप बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में गंधार शैली पढ़ी आपके, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, तो इससे आपके गंधार शैली का विकास होता है, जिससे आपके बौद्ध धर्म की मूर्ति बनेगी। गंधार शैली में क्या है आपका, बौद्ध धर्म की मूर्ति, बौद्ध धर्म की मूर्ति। ठीक है, बौद्ध धर्म की मूर्ति बनती है गंधार शैली। तो गंधार शैली का विकास कहां से हुआ है आपका, जो यूनानी आक्रमणकारी थे उनसे हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है, सबसे बड़ा फायदा हुआ इसके प्रभाव से, इसके आने से, इनके आने से भारत का एकीकरण हुआ। भारत का एकीकरण, एकीकरण भारत का एकीकरण में कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, भारत का एकीकरण कैसे होता है, मौर्य साम्राज्य आ जाता है। ठीक है, इनके आने का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, यूनान के साथ इनके भारत के संपर्क बनते हैं, यूनान के साथ भारत के संपर्क, यूनान के साथ भारत के संपर्क स्थापित हुए, क्योंकि कुछ सेना क्या थी, भारत में ही रह गई इसकी। अब जो भारत में रहे सैनिक, उनके रिश्तेदार कहां होंगे, यूनान में होंगे, तो कहीं ना कहीं संपर्क स्थापित हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, आना जाना हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, वहां के लोगों को भारत की चीजें पसंद आ रही है, भारत के लोगों को वहां की चीजें पसंद आ रही है, मतलब तो उससे क्या, भारत की व्यापार में भी वृद्धि हो रही है आपके। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब जो इसका सेल्यूकस, जो लास्ट इसमें समझना है यहाँ पे, जो इसका सेल्यूकस जो है थल सेना अधिकारी है, इसे क्या करता है, पंजाब के कुछ हिस्से देके चला जाता है, पंजाब का इसे गवर्नर टाइप में बनाकर चला जाता है, गवर्नर, इसे पंजाब के कई हिस्से देकर चला गया। ठीक है, तो ये है आपका कुछ सिकंदर के बारे में जानकारी, ये कुछ आपके सिकंदर के बारे में। सिकंदर, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। ठीक है, जो कहां का है, मकदूनिया का शासक है, कहां पड़ता है, यूनान में। ठीक है, उसका 359 ईसा पूर्व में फिलिप शासक बनता है, 329 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा कौन बनता है, नया शासक, सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन है,
अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो, प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। ठीक है, ये मतलब अपने गुरु एक सपना देखता है कि मुझे क्या बनना है? विश्व विजेता बनना है। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर विश्व विजेता बनने के लिए निकल जाता है। इसने अपने जीवन में अगर पूछ लिया जाए, इसने उस टाइम के विश्व पर विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा जीत लिया था? 60% हिस्सा जीत चुका था। 60% हिस्सा विश्व का जीत लिया था, जिसमें ईरान है, यूनान है, ये तो यही आपके भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इस तरह के जो देश हैं उन्हें ये जीत चुका था। ठीक है, इस पहला भारत पर आक्रमण कहां करता है आपका? आपके अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान का शासक कौन है? आम्बी। आम्बी क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। जो पोरस शासक कहां का है? पंजाब का। पोरस क्या करता है? इसके सामने युद्ध करता है। पोरस और उसके बीच में युद्ध कौन सा होता है? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध जो कब होता है? 326 ईसा पूर्व में होता है। झेलम का पोरस शासक कहां से कहां तक का है? झेलम से लेके, झेलम नदी से लेके चिनाब नदी के बीच का। लंबे समय तक चलने के बाद युद्ध में अब आखिरकार कौन हार जाता है? पोरस हार जाता है। लेकिन सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि जब एक छोटे शासक ने इतना हरा दिया तो नंदवंश तो बहुत बड़ा शासक है, वो हमें क्या मानेगा, तो इसलिए इसकी सेना यहां से वापस चलती है। भारत में सिकंदर कितने समय तक रहता है? 19 माह तक रहता है। भारत से लौटते हुए इसे कौन सी बीमारी होती है? डायरिया होता है। डायरिया के कारण इसकी 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए सिकंदर का मकबरा कहां पर है? सिकंदर का मकबरा, विश्व विजेता सिकंदर की बात कर रहा हूं मैं आप जो बता रहे हो ये मुगलों में से बता दे रहे हो। ठीक है, मैं पूछ मुगल, आप दिल्ली सल्तनत मुगल की बात पर आगे, मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट पीरियड की। विश्व विजेता जो सिकंदर है, इसका मकबरा, भैया जहां मृत्यु हुई वहीं तो मकबरा बनेगा, बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में क्या है? इसका मकबरा है आपका है? हाँ हाँ, वो दूसरे, लेकिन इसका मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है, वहीं इसका मकबरा बनता है। ठीक है, इसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। कौन कौन सी? एक थल सेना और आपकी जल सेना। तीसरे में बांट नहीं सकता था, कोई वायु सेना उस दौरान थी नहीं। जल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? जल सेना का नेतृत्व कर रहा है आपका निरायाकस, और थल सेना का सेल्यूकस। सेल्यूकस को लौटते हुए क्या करता है? पंजाब के अधिकतर हिस्से देकर वापस चला जाता है। मतलब पंजाब का शासन किसके हाथ में आ जाता है? सेल्यूकस के हाथ में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव, कुछ प्रभाव क्या पड़ते हैं? एक तो सबसे महत्वपूर्ण है गांधार शैली का विकास होना। गांधार शैली से क्या? गांधार शैली कुछ मिलती है हमें, जब बौद्ध धर्म में जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं वो सब किस शैली की है? गांधार शैली की है। अरे पूछ ही जाती है ये मूर्ति किस शैली की है, तो किस शैली की है? गांधार। गांधार शैली कहां से आई? यूनान से। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? व्यापार स्थापित हुआ। ठीक है, वाणिज्य स्थापित हुआ। खान पीन में खान पीन जैसी चीजें हुई। तो ये क्या आपका एंशिएंट पीरियड के दो महान, मतलब दो सबसे आपके शक्तिशाली दो आक्रमण है भारत पर, जो क्या है आपके किस रास्ते से हुए दोनों आक्रमण? दोनों के रास्ते क्या है? उत्तर पश्चिम। क्यों? ये रास्ता एक ऐसा है, यहां कोई भी भारत का महान शासक नहीं दिखता है कभी भी। यही रास्ता आप आगे देखोगे जब मुगलों का दौर पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे। दिल्ली सल्तनत से पहले जो आपका जम्मू कश्मीर पर आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, उसका रास्ता भी सेम ही है। तो ये सारे आक्रमण के रास्ते रहेंगे। तो इस तरह से आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो आगे आपका चलेगा, हम जो कल आगे देखेंगे आपका क्या देखने वाले हैं? मौर्य साम्राज्य का उत्थान। क्योंकि हमें फिर दोबारा सिकंदर पढ़ना पड़ेगा। सिकंदर अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस समझ में आ चुका है। क्योंकि सिकंदर, हम आप क्या समझे सिकंदर का, बस हम ये चीज याद करेंगे बार बार कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है। यहाँ पर जब यहाँ पर कौन आएगा? तक्षशिला से चाणक्य आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बंद कर दो।